हे गाइस, व्हाट्सअप। तो ये एक स्टोरी टेलिंग वीडियो है और ये है कैसी थी मेरी लाइफ जब मैं गेट प्रिपरेशन के बारे में सोच रहा था। तो ये कोचिंग के डेज में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को मोटिवेशन मिल सकता है मेरे लाइफ से। काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन लाइफ है और मैं कहीं अलग ही जगह पे आके रुक गया हूँ और मेरा प्लान ही नहीं था कभी मुझे IITs में जाना है फिर PSC में जाना है। मेरा कभी प्लान ही नहीं था कि मुझे गेट की प्रिपरेशन भी करना है। तो मैं बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाला हूँ, इंजीनियरिंग के डेज से, या फिर मैं कहूँ इंजीनियरिंग जब मेरी जस्ट ख़त्म हुई थी तब से, क्योंकि वहाँ से एक जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है और ये जर्नी काफ़ी अलग टर्निंग पॉइंट पे चले गई इस टाइम के बाद जैसे मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म की थी। तो 7th सेमेस्टर तक मेरे 60% नहीं थे और मैंने 8th सेमेस्टर की फाइनल एग्ज़ाम लिख दी थी और एग्ज़ाम के बाद मुझे इतना तो पता चल गया था कि मेरे एटलीस्ट 60% शायद से आ जाएंगे। तो मुझे अभी जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए क्योंकि प्लेसमेंट में मुझे बैठने का मौका नहीं मिला था क्योंकि मेरे 60% नहीं थे, पर मेरे 81% थे 12th में और 10th में 85% थे। तो होता है, सभी के साथ होता है, कभी ना कभी हमें नीचे भी जाना पड़ता है। और वो डाउनफॉल देखने के बाद मुझे भी लगा कि हमेशा ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट रहना या फिर केयरलेसली चीज़ों को लेना अच्छा नहीं होता। तो मैंने जॉब की तरफ फोकस करने का अपने सोचा और मैं मुंबई आया और मुंबई में बाकी दोस्तों की तरह मैंने भी सोचा कि मैं अब जॉब की प्रिपरेशन करूंगा और उसके लिए अलग अलग सर्टिफिकेशन ट्राई करूंगा जैसे बाकी लोग भी ट्राई कर रहे थे। तो वहाँ पे मुझे जाने के बाद ये पता चला कि वहाँ पे 30,000 से लेके 40,000 रुपीज़ तक हमें लगेंगे अगर हम कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं ताकि हम किसी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी में काम कर सकें। और वहाँ पे भी सर्टिफिकेशन करने के बाद ये गारंटी नहीं थी कि मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर ये जो टेंशन लेके मैं अपने घर पे आ रहा था, सेम शाम को मेरे मॉम ने अपनी एक विश बताई कि मैं चाहती हूँ कि तू एक मास्टर्स करे, क्योंकि हमारे एरिया में उस टाइम पे एक हाइप चल रही थी कि मास्टर्स वाले इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा हाई पैकेज मिलता है। पर मास्टर्स कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो मम्मी को भी नॉलेज नहीं था, मुझे भी नॉलेज नहीं था, किसी को भी नॉलेज नहीं था। मैंने गेट एग्ज़ाम अपने ग्रेजुएशन में अपीयर नहीं किया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था गेट एग्ज़ाम क्या होता है। मैंने गाँव से इंजीनियरिंग की अपनी SSPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कनकौली से। आप सर्च करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज है वो। तो वहाँ पे मैंने गेट एग्ज़ाम पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने अटैम्प्ट नहीं की थी, जब बाकी लोग करते हैं जैसे इंजीनियरिंग के टाइम में 4th ईयर में मैंने नहीं की थी क्योंकि मुझे लगा कि जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही नहीं है उस एग्ज़ाम में बैठ के फ़ायदा क्या है। मैं तो पहले ही इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स में मैं मुश्किल से बैठता था और मुश्किल से क्लियर होते थे। मेरे 2 बैकलॉग्स भी थे और 2 KT मैंने सॉल्व करके कैसे तो करके मेरा एवरेज 60% आएगा, ऐसा मेरा होप था 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद। तो मम्मी की विश मुझे कहीं ना कहीं लगी कि एक मुझे एक हौसला दे रही है कि और 2 साल मुझे अभी टेंशन नहीं लेना है, 2 साल के बाद अभी मुझे जॉब ढूंढना होगा। पर कैसे करते हैं MTech वो मुझे आइडिया ही नहीं थी। तो मैंने अपने दोस्तों से बात की, मुझे MTech करना है तो क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि गेट एग्ज़ाम लिखनी होगी। तो मैंने उनसे बात किया, वही एग्ज़ाम क्या जहाँ तुम लोग गोवा जाके आए थे और मैं मुंबई में आ गया था। तो उन्होंने कहा वही एग्ज़ाम है, पर इस बार गोवा में जाके एग्ज़ाम देना मतलब वो इतनी आसान एग्ज़ाम नहीं है, उसके लिए क्लासेस लगाना होगा क्योंकि हम एक अलग ही इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हैं और वहाँ पे वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो मुझे भी पता चला कि ऐसी कोई एग्ज़ाम है जो इतनी ज़्यादा टफ है, पर कितनी टफ है वो मुझे आइडिया नहीं थी क्योंकि बाकी लोग टफ बोलेंगे और मैं मान लूँगा, ऐसा कभी हुआ नहीं था। क्योंकि मुझे पता था कि मैं कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ अगर मैं प्रिपरेशन करूँगा तो, ये मुझे इतना मुझ पर कॉन्फिडेंस था। तो मेरे दोस्तों ने ये कोशिश किया था कि वो किसी क्लासेस में कोचिंग करेंगे, कोचिंग के लिए अप्लाई करेंगे। तो मैं भी उनके साथ गया। हम लोग बहुत जगह मुंबई में सर्च किए, अलग अलग कोचिंग। गेट फोरम में भी मैं गया था। तो गेट फोरम वालों ने भी हमें बॉटल में उतारने की कोशिश की, पर हम उतरे नहीं क्योंकि वो बता रहे थे कि लाइव क्लास दिखाएंगे क्लास में बैठ कर ही, और वो भी हैदराबाद के डायरेक्टली प्रोफेसर्स के लाइव क्लास हमें दिखाने वाले थे। तो ऐसा बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें बता रहे थे जो क्या पता क्यों बता रहे थे, मतलब उन्हें भी नहीं पता था कि लाइव क्लास पेन ड्राइव कोर्स देना और घर पे बैठ के देखना। वो बता रहे थे कि क्लासरूम में बैठ के ही हमें लाइव क्लास दिखाने वाले हैं। तो ये कुछ अलग लग रहा था मुझे और जिस वजह से हमने सोचा यहाँ पे कुछ करके फ़ायदा नहीं है तो हमें किसी और जगह जानी चाहिए। तो और सर्च करने के बाद पता चला एस एकेडमी के बारे में और वहाँ पे एक उनकी ब्रांच है पुणे में। तो हम पुणे में भी पहुँच गए कुछ दिनों के बाद और पुणे में पहुँचने के बाद हमें उनका कहीं ना कहीं जो
काउंसिलर था उनकी बातें सेटिस्फाइंग लगी और काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन लगी। तो हमने सोचा कि यहाँ पे करते हैं कोचिंग, और काफ़ी ज़्यादा उनका रिजल्ट भी अच्छा था। और बाद में और पता करने के बाद एस एकेडमी का नाम एक अच्छा सुनाई दिया। तो हमने प्लान कर लिया कि हम एस एकेडमी में अप्लाई करेंगे। कैसे पैसे अरेंज किए वो अलग ही स्टोरी है, उस पर कभी अलग वीडियो बना दूंगा। पर पैसे अरेंज कर दिए और मैं पहुंच गया एस एकेडमी पुणे में। मेरा गोल था कि मुझे VJTI चाहिए मुंबई यूनिवर्सिटी में से। मेरे दोस्त का गोल था कि उसे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे चाहिए, जो एस एकेडमी के बाजू में ही था। वहाँ पे वो कॉलेज देख के वो पागल हो गए थे, इतना बढ़िया कॉलेज कैसे हो सकता है कोई। और मुझे VJTI कॉलेज चाहिए था। IITs के बारे में कभी सोचा ही नहीं था जब भी मैंने एस एकेडमी पुणे में ज्वाइन किया था तब। तो मेरा गोल था VJTI। और वहाँ पे पहुँचने के बाद जो माहौल हमने देखा, हमारे बाजू में जो 2-3 लोग थे उन्हें IIT से कॉल आ चुका था और वो एकेडमी ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वाले थे। तो हमें लगने लगा कि यहाँ पे आने वालों का लेवल कितना हाई है, और हम VJTI जैसे कॉलेजेस का एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं। हमें KTs भी लगे थे, हमारे 60% का भी कोई नामो निशान नहीं है। तो कैसे करेगा, ये कहीं ना कहीं मन में डाउट था, फियर था। और जो फर्स्ट लेक्चर हुआ इस एकेडमी पुणे में वो था मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी चैप्टर। और प्रोबेबिलिटी चैप्टर ने पूरा हमें हिला के रख दिया। जो भी चीज़ें समझ में भी आ रही थी तो बहुत मुश्किल से आ रही थी, पर बाकी लोग इतने तेज़ी से आंसर कर रहे थे कि कहीं ना कहीं और डर लगने लगा गेट एग्ज़ाम की तरफ कि ये लोग इतना फास्ट आंसर कर रहे हैं। और फाइनली एग्ज़ाम में रैंक लाने का सर बता रहे हैं, तो कितना फास्ट लिखना है, 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, 10 मिनट तो क्वेश्चन समझने में हमें लग रहे थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी मैं फेस कर रहा था स्टार्टिंग के डेज में। तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ने लगी और हम वहाँ पे रुके और प्रिपरेशन करने लगे। मैं भी पढ़ने लगा था, मैं प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आ रही थी, पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था मैं हर दिन घर पे जाके, जो भी मेरे पास वर्कबुक क्लासेस की थी उसमें से। तो सेकेंड लेक्चर ने मेरी लाइफ चेंज करके रख दी। सेकेंड लेक्चर हुआ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। जो प्रोफेसर थे वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन में काम करते थे। टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन एक आइडियल जॉब होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का, कि अगर आपको कोई आइडियल जॉब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कुछ अलग बता रहा है तो वो फेक बता रहा है। आइडियल जॉब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का मैं आपको बताता हूँ, टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंटेल, ये 2 ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे हमें एक्चुअल में चिप फैब्रिकेट करने मिलेंगे या फिर डिज़ाइन रिलेटेड काम मिलेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। और उन्होंने ही बताया कि आइडियल जॉब है और बहुत सारी चीज़ें बताएं। तो हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल सिनारियोस के साथ रिलेट कर देते हैं कि ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही नहीं बना है, ये कहीं तो यूज़ करने के लिए बनाया गया होगा IITs के प्रोफेसर ने। तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच बताते थे हर एक क्वेश्चन के पीछे। आंसर सॉल्व करने के बाद वो क्वेश्चन उनके लिए ख़त्म नहीं हो जाता था। मुझे अपने कॉलेज के अभी तक के प्रोफेसर्स में या फिर जितने भी मैंने प्रोफेसर्स देखे थे, मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा जो मेरा पढ़ाई में मन नहीं था वो इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि ये सब मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ ये मुझे किसने बताया ही नहीं। फॉर्मूला देना और उसे कॉन्सेप्ट बताना और ये अप्लाई कर देना बोलना, ये तो मतलब 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी हम बोल देंगे तो वो कर लेगा, मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा। पर एक क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद वो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर कोई आपको बता सकता है ना, तो वो एक अच्छा टीचर है। मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में मेरे ऐसे ख्याल आने लगे। और मुझे हमें जब उन सर को एक फीडबैक देने का एक फॉर्म आया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर को सबसे बेकार फीडबैक मिला था क्योंकि वो बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें बताते थे। जो लोग क्लासेस में आए थे उन्हें बस ये चाहिए था कि कैसे तो करके मुझे हमें रैंक लाना है वो बता दो, पर वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रहे थे जो लोग सुनना नहीं चाहते थे। बहुत सारे लोगों को शॉर्टकट चाहिए रहता है, तो जो शॉर्टकट वाले बच्चे थे उन्हें बहुत बेकार फीडबैक दे दिया। पर उस फीडबैक के बावजूद उस सर का कॉन्फिडेंस यहाँ से वहाँ नहीं हो रहा था, उस सर का कॉन्फिडेंस वहाँ का वहाँ था। और उस सर ने उस फीडबैक फॉर्म के बाद अपना एनुअल पैकेज बताया कि वो 1 साल में कितना कमाते हैं। तो वो 4 महीने काम करके इस एकेडमी में 83 लाख कमा रहे थे। और वो कोर टीचर थे इस एकेडमी के जो पुणे में पढ़ाने आए थे। तो बोल रहे थे मैं हैदराबाद से निकलता भी नहीं हूँ और मैं अभी पुणे में आना भी बंद कर दूंगा। तो वो बोल रहे थे कि तुम्हें जो चाहिए वो कर दो, पर इस एकेडमी मुझे कभी निकालेगी नहीं। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस और इस तरीके का रिस्पेक्ट मुझे उस सर में नज़र आ रहा था कि मैंने भी कहीं ना कहीं ठान लिया अगर कुछ करना है
तो इनकी तरह करना है, नहीं तो कुछ भी नहीं करना है। तो मुझे अगर किसी चीज़ ने अट्रैक्ट किया है गेट के प्रिपरेशन के दौरान, तो वो गेट PSUs की सैलरी ने ऑफकोर्स नहीं किया मुझे, ना ही एमटेक की सैलरी ने किया, ना एमटेक के रिसर्च ने किया है। मैं सिर्फ एमटेक इसलिए करने गया था ताकि मुझे एक टीचर बन सकूं, वो भी गेट का प्रोफेसर, और मुझे सेम लाइफ कहीं ना कहीं जीनी थी उस प्रोफेसर की तरह। और वो प्रोफेसर ने जो अपना कभी भी कॉलेज और कंपनीज के बारे में स्टार्टिंग में नहीं बताया था, और किसी भी प्रोफेसर ने नहीं बताया था एक्चुअल में एस एकेडमी के, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि एस एकेडमी के सारे प्रोफेसर वो खुद को बेचते नहीं है कि मतलब मैं IAS रैंकर हूँ, मैं बार्क में काम करके आया था, या फिर मैं गेट में ऐसा रैंक था, या फिर मैं IITs में पढ़ के आया था। वो कभी भी ये सारी बातें करते नहीं है, क्योंकि एस एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है, अगर आप उसका एक हिस्सा हो तो ब्रांड ही बताता है कि आपकी क्वालिटी क्या है। और हर एक वहाँ पे जो प्रोफेसर था वो कहीं ना कहीं सेल्फ मेड था, और हर एक प्रोफेसर की कुछ ना कुछ अपनी एक अलग स्टोरी थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग लगी और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग लगी। हर टीचर के पास कुछ ना कुछ ऐसा अलग बताने के लिए होता था जो पढ़ाई के अलावा होता था, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। हमें सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से हम इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको मोटिवेशनल वीडियोस एक हफ्ता मोटिवेट कर सकते हैं, पर अगर ऐसे इंसान आपके साथ आपके पूरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में ही रहे 6 के 6 महीने, या फिर वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक, तो आप डीमोटिवेट हो गए ही नहीं ना, क्योंकि उन्हें देखकर ही एक अलग मोटिवेशन आता था। तो यही मेरा एक मेजर रीज़न था कि मेरा गेट के प्रिपरेशन से कभी भी मेरा ध्यान हटा नहीं, और गेट एग्ज़ाम कहीं ना कहीं मेरी ऑब्सेशन बन गई। पर उसी बीच रिजल्ट लग गया मेरे कॉलेज का, और मुझे पता चला कि मेरे 65% बोल रहा हूँ, 60% नहीं है मेरे कॉलेज में, ये मुझे पता चला। और सारे सपने वही के वही चकनाचूर हो गए। मेरे पास रिजल्ट का फोटो आ गया था जो बोर्ड पे हमारे लगता है डिस्प्ले में, नोटिस बोर्ड पे, और वहाँ पे मेरा पॉइंटर था 6.67। तो 60% नहीं होते, और हर एक अपॉर्चुनिटी 60% पे ही उस टाइम पे मिलती थी, मुझे पता था। IIT बॉम्बे का 6 पॉइंटर होता है, मुझे तब पता भी नहीं था। तो मैं आ गया अपने घर गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन छोड़ के 2017 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला था। उससे पहले ही मैं गेट की प्रिपरेशन छोड़ के आ गया घर पे, और उसके बाद गेट 2018 में मैंने एक्चुअली गेट क्रैक की है अच्छे से, और वहाँ तक का सफ़र बहुत अलग रहा है। और गेट 2017 में मैंने क्लास छोड़ के मैं आ गया घर पे, और उसके बाद क्या हुआ वो हम अगले पार्ट में जानेंगे, ठीक है। तो ये क्लाइमैक्स है, और कहीं ना कहीं मेरी लाइफ बहुत अलग रही है बाकी लोगों से, तो इसलिए मैं एक स्टोरी टेलिंग वीडियो बनाना चाहता था इस पर, ताकि आपको भी कुछ अलग मज़ा आ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन।